फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताओं की कि भारत का जो संविधान है उसकी विशेषताएं क्या हैं। और मैंने आपको 12 ऐसी विशेषताएं लिखाई थी, अपने आप में अनूठी हैं और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। तो उनको ही ध्यान में रख करके हम आगे चल रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि ये जो 12 हैं मैं इनको आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा। तो जिनमें से शायद 2 मैंने एक्सप्लेन की थी और मैंने आपको कहा था कि अब ये जो तीसरा है वो हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, 2 विशेषताएं मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी। पहली थी लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी कि पॉपुलर सॉवरेनिटी, और जो दूसरी थी कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। दूसरा पॉइंट पर हमने इस पे बात की थी, लेकिन इसी के साथ में हमने आपसे कहा था कि जो तीसरी विशेषता है वो है लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। तीसरी विशेषता जो थी वहां पर हमने ला करके इसे छोड़ा था, और वो क्या थी? तीसरी विशेषता थी लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। ठीक है, तो ये तीसरी विशेषता थी और अब हम इस पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान क्यों बन जाता है भारत का, क्योंकि अगर आप भारत के आकार को देखेंगे, उसके स्टेट्स के आकार को देखेंगे, उनका जो पूरा सिस्टम है आप जानते हैं भारत के संविधान से चलता है, क्योंकि उनका अपना कोई भी और कोई कॉन्स्टिट्यूशन उनका अपना होता नहीं है। तो भारत का जो संविधान है उसी के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ चलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो संविधान है ये अपना जो आकार है वो ग्रहण कर लेता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो एक विकसित विकासशील संविधान है, ना कि एक विकसित संविधान है। समझ रहे हैं ना आप? अगर हम संविधान की बात करें तो 2 तरीका के संविधान हो सकते हैं। एक संविधान होता है जो विकसित होता है, और दूसरा होता है विकासशील। ठीक है, दूसरा होता है विकासशील संविधान। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत एक विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश है, और इसी के साथ में आप देखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो भी एक विकासशील संविधान है। विकासशील का मतलब क्या है कि भारत का जो संविधान है वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि आप कह सकते हैं कि भाई अब इसमें ज्यादा अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम अमेरिका का जो संविधान है हम उसकी बात करते हैं तो उसमें 7 पेज हैं, और 7 पेज के साथ साथ आप देखेंगे कि उसमें 2 ही या 2 शायद 2 या 3 अभी तक अमेंडमेंट हुए हैं। अगर उसमें 2-3 अमेंडमेंट हुए हैं और इतने लंबे समय से वो संविधान लागू है, हमारे यहाँ पे आप देखेंगे 75 साल हुए हैं और 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो निर्माण है वो धीरे धीरे से हो रहा है। तो आप यहां पे आप देखेंगे, इसमें आप लिखेंगे पहला पॉइंट, अमेरिका का जो संविधान है वो केवल उसमें 7 अनुच्छेद हैं। क्या है? अमेरिका का संविधान इसमें कितने हैं? 7 अनुच्छेद हैं। इसमें कितना है? 7 अनुच्छेद है। उसी तरीका से आप देखेंगे कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान अगर आप इसे देखते हैं तो इसके अंदर कितना है? 147 अनुच्छेद है। उसी तरीका से आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान इसके अंदर कितना है? 128 अनुच्छेद है, आर्टिकल। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका, संविधान, और इसके अंदर 253 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये क्या हम आपको बता रहे हैं कि ये जो संविधान है
ये जो देश हैं इनके जो संविधान हैं उनमें अनुच्छेद कितना है, इतना। और जैसा कि मैंने आपको बताया भारत के जो संविधान है उसके अंदर कितना अनुच्छेद है, 395, 395। लेकिन भारत का जो संविधान है वो व्यापक है। ये तो अब आपने देख लिया इसमें कितने कितने हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए आपके प्रीलिम्स में, ये मैंने आपको इसलिए बताया। और आप इसका कंपैरिजन भारत के साथ अगर आप इनकी तुलना करेंगे, भारत के संविधान के साथ अगर आप इनकी तुलना करते हैं, आप इनकी तुलना करें, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसके एग्जाम में आता है और आपको प्रश्न लिखना हो तो आप बता सकते हैं कि अगर हम भारतीय संविधान की तुलना इन देशों के संविधान से करते हैं तो देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो बहुत व्यापक संविधान है। अब व्यापक क्यों है ये अब आप लिखेंगे, फिर आप उसमें बताएंगे कि व्यापक क्यों है भारत का संविधान। व्यापक क्यों है भारत का जो संविधान है वो इतना व्यापक क्यों है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, अल्पसंख्यकों लिखेंगे आप इसमें। पहला पॉइंट, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों व जनजाति क्षेत्रों के प्रावधान हैं। आप देखेंगे इसमें भारत के अंदर कुछ जनजाति क्षेत्र हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक हैं, अलग अलग तरीका की जो अनुसूचित जातियां हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, भिन्न भिन्न जनजातियां हैं। अगर आप सबके अधिकारों को सुरक्षित करना चाहते हैं, सबको अधिकार देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर बहुत सारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, और भारत का जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसको देखते हुए उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी, उनको कहीं कहीं पे क्या करना होगा, उनका जो कल्चर है उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, उनको संविधान में लिखना पड़ेगा। अगर आप ये सब छोटी छोटी बातें आप लिखते हैं तो संविधान का जो आकार है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। पहला क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग, पहला लिखेंगे आप अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यक वर्गों, अनुसूचित जातियों लिखेंगे आप, अल्पसंख्यक वर्गों, अनुसूचित जातियों व जनजाति क्षेत्रों के प्रावधान इसमें शामिल हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे। और ये एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी आप एग्जाम में लिखें इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ मुझसे वो व्याख्या नहीं पूछ रहा है या व्याख्या पूछ भी रहा है तो आपको कुछ उसमें बता करके फिर पॉइंट टू पॉइंट बात बतानी है। ये नहीं कि उसमें सारा लिखे जा रहे हैं, आप करें, इतना स्कोप आपको है नहीं, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। ऊपर जैसे हमने बताया, तुलना कर लिया कि भी 5-6 देशों के जो संविधान है उनसे तुलना कर लिया, और तुलना करने के बाद में फिर हमने क्या किया, बता दिया कि व्यापक क्यों, और व्यापक भी बता रहे हैं तो हम कहानी नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों व जनजाति क्षेत्रों के प्रावधान है, यानी कि इनके जो प्रावधान है उनको फिर जैसे कि मैंने आपको बताया विस्तार देना पड़ेगा। दूसरा, संविधान क्या है, संघात्मक है, मतलब संविधान संघात्मक है। संविधान संघात्मक है यानी कि संघ और राज्य दोनों के लिए, संघ व राज्य दोनों के लिए। समझ गए आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो भारत के जो स्टेट हैं, यूटीज हैं, सभी के लिए है। तो भारत का संविधान आकार ज्यादा क्यों है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो क्या है, संघात्मक है। तीसरा आप लिखेंगे संकटकालीन प्रावधान, संकटकालीन प्रावधान, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ये सारी बातें एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि ये अधिकतर देशों के संविधान, आपको कहेंगे कि ये संकटकालीन प्रावधान सर इसका क्या मतलब है, इमरजेंसी प्रोविजन, क्योंकि ये हर देश के संविधान में नहीं है,
समझ रहे हैं ना आप, ये हर देश के संविधान में है नहीं, और जर्मन के संविधान से हमने ये लेकर के यहाँ पे डाले हैं। तो इसका मतलब है बड़ा सुंदर लिखा हुआ, संविधान बहुत सुंदर है, और हम अपने जो काम की जो चीजें हैं वो हमने पूरे विश्व के संविधानों से ली और यहाँ पर डाल ली। और जैसे जैसे हमारा जो समाज है वो इवॉल्व होता जाएगा, हम इसमें संशोधन करते जाएंगे, और एक समय पर आकर जैसे देश विकसित हो जाएगा उसी तरीका से हमारा संविधान भी विकसित हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे लिखेंगे चौथा पॉइंट, संविधान का विस्तार क्यों है, व्यापक क्यों है हमारा जो संविधान है। लिखेंगे नागरिकता, लिखेंगे इसमें नागरिकता, नागरिकता कॉमा राष्ट्रभाषा, कॉमा राष्ट्रभाषा, जो भी नए लोग हैं जो अभी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप जाकर के पहले ही लेक्चर से शुरू करें, क्योंकि अगर आप पॉलिटी मेरे पहले लेक्चर से पढ़ेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। अगर आप बीच में से कहीं से भी उठा करके शुरू करेंगे तो नहीं आगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा राष्ट्रभाषा, अब राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आप जाकर के शुरू से शुरू करें, यानी कि शुरू से ही देखना प्रारंभ करें आप। ठीक है, ये जरूर कहूंगा मैं आपसे। दूसरा है नागरिकता, राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, और क्षेत्रीय भाषाएं, और लिखेंगे चुनाव, चुनाव यानी कि इलेक्शन, और लिखेंगे लोक सेवाएं, लोक सेवाएं। ठीक है, इनके प्रावधान हैं, इसे लिखेंगे आप संविदा और अभियोग आदि के प्रावधान। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है वो विस्तृत आकार इसलिए भी लिए हुए है क्योंकि नागरिकता, राष्ट्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, चुनाव, लोक सेवाएं, संविदा और अभियोग आदि, इन सब का भी जो है इस पर व्यापक रूप से वर्णन है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो भारत का जो संविधान है वो एक आकार लिए हुए है, वो व्यापक होता जाएगा। पांचवा पॉइंट लिखेंगे आप, पांचवा लिखेंगे आप मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोनों हैं इसमें, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार एंड डीपीएसपी, और यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी इसी के अंदर शामिल है। हिंदी में आप लिख लें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल है। तो अगर ये भी शामिल है तो आप, हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, जितना मैं आपको लिखा रहा हूं ना ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। आगे जाकर के चैप्टर जो है चैप्टर इसको सबको पढ़ेंगे, लेकिन आपसे अगर प्रश्न आता है तो मैं उसके लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट राइट कराई देता हूं कि आप वहां पर प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, कैसा भी प्रश्न आए तो आप उसे टैकल कर पाए। मेरे साथ अगर आपने एक बार पॉलिटी पढ़ लिया तो आपको कहीं पर भी पेड ना फ्री किसी भी तरीका से कोई पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मन जो है ना, अगर आपने अपने मन को समझा लिया, मैं हमेशा कहता हूं अगर आपने अपने मन को समझा लिया ना, क्योंकि आपका मन कहेगा यार वहां बहुत अच्छा है, वहां पर मैं कर लूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बेहतर नहीं पढ़ाएगा, आप इसे समझ लें। कोई भी कितना बड़ा मठाधीश हो, आप पूरे लेक्चर्स देखेंगे, इतने अद्भुत लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो मैं आपको करा रहा हूं आप उसे आंख बंद करके उसे आप करे चले जाएं, इधर उधर ना भागें। अगर आपने एक को फॉलो कर लिया, और मैं आपको ये गारंटी लेकर के कराता हूं, देखो कहीं पर भी आप पढ़ लें, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि जो मैं करा रहा हूं ये पर्याप्त है। हिंदी में करा रहा हूं दूसरी बात, क्योंकि इंग्लिश में तो यार आसान है, वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। हिंदी में कंटेंट बनाना अपने आप में बहुत
कठिन है, आप ये समझें, ठीक है। हिंदी में कंटेंट लेकर का आना, इतना शॉर्ट में कंटेंट लेकर का आना बहुत टिपिकल है। तो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप अपने मित्रों के साथ, अपने जानने वालों के साथ में, जहां हॉस्टल में आप रह रहे हैं वहां पर, जहां पर भी जो कम्युनिटी में रहकर के आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर इस चैनल को सजेस्ट करें, लोगों को बताएं। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इसे फैलाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप इसकी वीडियोस पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लोगों को इसे बताएं, ठीक है। दूसरा है कि मैं इसका पेड प्रमोशन करूं, जो कि मैं अभी नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अभी इसे नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस सारे कंटेंट को, इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं। या जिन लोगों को इसकी जरूरत है ना, आप इसे समझ नहीं सकते, आपको इंग्लिश में कंटेंट एक बार को मिल भी जाएगा, लेकिन ऐसा तब भी नहीं मिलेगा, मिल भी जाए लेकिन हिंदी में जो कंटेंट है यार, सबसे ज्यादा जो एग्जाम देने वाले लोग हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन वो पढ़ क्या रहे हैं, दूसरे की पीपीटी पढ़ रहे हैं, किसमें, वो इंग्लिश में लिखी हुई है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर ऐसा कंटेंट आपको मिल रहा है तो प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, लोगों तक इसे पहुंचाओ। अगर आप पहुंचाएंगे तो मैं इसे और भी आगे लेकर के जाऊंगा, डेली वीडियो लेकर के आऊंगा, लंबी लंबी वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप भी इसी तरीका से करेंगे तो फिर आप सोचे खुद, एक लेक्चर बनाने में लंबा समय लगता है, संसाधन लगते हैं, एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, एडिट करो, ये करवाओ, वो कराओ, जब जाकर के एक लेक्चर तैयार होता है। यूं तो हम कोई ऐसा नहीं कि कोई बोर्ड टांग करके ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, हम एक तरीका से पढ़ा रहे हैं। तो आप भी इस कार्य को करेंगे कि इसे दूसरे लोगों तक इसे पहुंचाएं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आदि आदि इसमें शामिल है, इसलिए ये विस्तार ले जाता है, ठीक है। एक छठा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे छठा पॉइंट, वकीलों की अधिकता। वकीलों की अधिकता, ठीक है। क्योंकि संविधान जो बनाने वाले थे उनमें आपने देखा होगा कि वकील बहुत ज्यादा थे। आप जो देखो, वही एडवोकेट जिसे देखो उसी के पास लॉ की डिग्री थी, आप जानते होंगे। इसमें सारे लोगों के पास में जो संविधान बना रहे थे उनके पास में लॉ की डिग्री थी। तो आप जानते हैं कि जो लोग लॉ से पढ़े हुए थे, आप देखा होगा, कहावत भी है कि जब लोग घर में कोई कहता है कि भाई ये करो वो करो, या फिर इस तरीका से कुछ खाल की बाल की खाल निकालने की कोशिश करता है, कहते हैं भाई वकालत मत कर, बहुत वकील मत बन, ठीक है। तो इस तरीका से आप जानते होंगे। तो वकील जो होता है वो क्या करता है, बड़ी बारीकाई से देखता है, ठीक है, मीन मेक निकालता है, भाई ये रह जाएगा वो हो जाएगा, इस तरीका से। तो जो लोग वकील थे, जो अधिकता थी, क्योंकि संविधान बनाने वालों में एक अच्छी खासी जो तादाद थी वो वकीलों की थी, तो इसलिए उन्होंने उसका जो मीन मेक निकाल के कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए संविधान का जो आकार है वो क्या होता है, थोड़ा विस्तार ले जाता है, ठीक है। सातवां पॉइंट आप देखेंगे, जनता की राजनीतिक अपरिपक्वता। जनता राजनीतिक अपरिपक्वता, अपरिपक्वता के कारण संविधान निर्माताओं ने इसे समझ गए आप। जनता की राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण, जनता की राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण संविधान निर्माताओं ने यह कसर नहीं छोड़ी, बहुत ज्यादा ऐसा छोड़ा नहीं है कि जो आप बाद में करें। और इसे आप जानते होंगे कि जो उन्होंने बाद के लिए छोड़ा डीपीएसपी में, यानी कि एक जो बड़ा कार्य हुआ है वो राइट टू एजुकेशन, सभी के लिए शिक्षा। लेकिन आप जानते होंगे आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल 44, इसको वो बाद के लिए छोड़ गए थे। ये एक झगड़े की जड़ बना हुआ है आज तक भी। तो इसीलिए, क्योंकि लोगों की जो राजनीतिक अपरिपक्वता थी, लोगों को राजनीतिक समझ इतनी नहीं थी, वोटिंग राइट सबको दिए थे, लेकिन वो जानते थे कि जो जनता है उसके अंदर राजनीतिक परिपक्वता है नहीं। क्योंकि राजनीतिक अपरिपक्वता का मतलब क्या है आप समझें। जनता आज भी आप देखते होंगे, आज भी जो वोट हैं, क्या कभी ऐसा आपने देखा है कि जनता मांग करे कि भाई हमें स्वच्छ क्लाइमेट की आवश्यकता है, इस आधार पर वोटिंग होती हो, आपने देखी है क्या? नहीं। आज भी वोटिंग होती है जाति, धर्म और पंथ के आधार पर, फ्रीबीज के आधार पर, यानी कि आप हमें फ्री क्या दे रहे हैं। आप दिल्ली का उदाहरण ले सकते हैं, आप कर्नाटक अभी जो चुनाव हुआ है कि हम फ्री ये देंगे, लोगों ने वोट दे दिया। अगर ये क्या है, ये राजनीतिक अपरिपक्वता का उदाहरण है, आप समझे इसे। राजनीतिक अपरिपक्वता यही है कि जब जनता वास्तव में जो मुद्दे हैं उनको नहीं लेकर के अपने निजी स्वार्थ के लिए
क्या कर देती है, वोटिंग कर देती है अपनी निजी जाति के लिए, धर्म के लिए, वर्ग के लिए, क्षेत्र के लिए, इसके आधार पर। तो इसीलिए वो जानते थे कि भाई ज्यादा हम मसले ऐसा नहीं है बाद के लिए छोड़े, क्योंकि लोगों के अंदर वो परिपक्वता है नहीं और उस आधार पर वो वोट करेंगे नहीं। तो लोग, जो जनता, जो आपके लीडर्स हैं जो संसद में जाएंगे चुन करके, अगर आप उनसे डिमांड ही नहीं करोगे, उनके आधार पर वोट ही नहीं दोगे, तो फिर वो क्या जरूरत पड़ी है वो कानून बनाएंगे उस आधार पर, खुद सोचो आप, ठीक है। तो इसलिए 7वां पॉइंट ये है, तो ज्यादा से ज्यादा वो तभी कर गई और इसीलिए संविधान का जो आकार है और ज्यादा बड़ा हो जाता है। आगे हम देखेंगे इसमें, अभी अपना कौन सा पॉइंट है ये, 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट हम देखेंगे, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली का चुनाव किया गया था। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ठीक है, संसदीय प्रणाली को चुना गया था। अगर आप संसदीय प्रणाली चुनते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति जो होगा वो संवैधानिक अध्यक्ष होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति जो होगा वो संवैधानिक अध्यक्ष होगा और वास्तविक शक्तियां होंगी वो किसके अंदर होंगी, मंत्रिमंडल के अंदर। तो इसमें अगर आप संसदीय शासन प्रणाली चुनते हैं तो इसका अंदर क्या हो जाएगा, पहला जो राष्ट्रपति होगा वह संवैधानिक अध्यक्ष होगा, ठीक है। और एक क्या होगा कि मंत्रिमंडल जो होगी, वास्तविक जो शक्ति होंगी, ठीक है। तो अगर हम संसदीय प्रणाली चुनते हैं तो जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में होंगी और जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल में निहित होंगी। कि अगर आप राष्ट्रपति है उसको संवैधानिक शक्तियां हो जाएंगी, ठीक है, और अलग से जो मंत्रिमंडल है फिर उनके लिए अलग से प्रावधान करने पड़ेंगे। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी जुड़ता जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, संविधान को बड़ा करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप जानते हैं कि संसदीय प्रणाली अगर आपके पास है तो फिर उसमें क्या होगा कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये होंगे, वो होंगे, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। नौवां आप देखेंगे कि हमारे यहां पर जब संविधान बना तो संविधान के जो अधिकतर जो प्रावधान थे, जो हमारा संविधान का अधिकतर जो हिस्सा है वो 1919 के और 1935 के जो भारतीय शासन अधिनियम थे, जो भारतीय शासन ठीक है, उनसे लिए गए हैं। अगर आपका जो अधिकतर है 1919 से 1935 के बीच में जो भारतीय शासन अधिनियम थे उनसे लिए गए थे, उनके जो अनुभव थे उनसे उठाए गए थे, तो वो भी इसी में शामिल हो गए। अगर उनको भी शामिल करेंगे तो आकार और बढ़ता चला जाएगा। चौथी जो विशेषता है हमारे संविधान के वो हम देखेंगे, वो क्या है, बोलिए, मैंने आपको बताया है। चौथी विशेषता देखेंगे अब। चौथी विशेषता क्या है, एकात्मक लक्षणों के साथ संघात्मक शासन। ठीक है, एकात्मक लक्षणों के साथ संघात्मक शासन। तो चौथा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, एकात्मक लक्षणों के साथ संघात्मक शासन। तो भारत का जो संविधान है उसमें क्या है, एकात्मकता के भी लक्षण है, यानी कि एकात्मक के लक्षण हैं। ये कब आते हैं, जब क्या लगती है, इमरजेंसी लगती है, ठीक है। जब इमरजेंसी लगती है तो जब भारत का संविधान क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है।
और अगर हम दूसरी बात करते हैं, जब भारत में इमरजेंसी नहीं होती तब भारत में क्या है, संघात्मक है, यानी कि सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में तो हमारा जो संविधान है वो क्या है, संघात्मक है। समझ गए आप? यानी कि अगर हम विशेष स्थिति में यानी कि इमरजेंसी की स्थिति में देखते हैं तो एकात्मक लक्षण है, और अगर हम सामान्य स्थिति में देखते हैं तो हमारा जो संविधान है वो क्या है, संघात्मक है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसकी बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है भारतीय संविधान का, जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। समझ गए? भारत यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। और प्रोफेसर जो हियर हैं, प्रोफेसर हियर, उनके द्वारा लिखा गया है कि जो भारत का जो संविधान है वो क्या है, अर्ध संघात्मक है। आप इसे देखें, प्रोफेसर हियर, प्रोफेसर वियर, इनका इंग्लिश में भी आप लिख लेंगे WHEARE। ठीक है, प्रोफेसर वियर कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, अर्ध संघात्मक है। भारत का जो संविधान है वो क्या है, अर्ध संघात्मक है। लेकिन जो डीडी बसु हैं, दुर्गादास बसु, वो क्या कहते हैं, डीडी बसु जो है वो कहते हैं कि नवीन प्रकार का संघ है भारत का जो संविधान। इन्हें आप याद रखना क्योंकि प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं, यानी कि वो पूछ सकते हैं कि किसने कहा है कि जो भारत का जो संविधान है वो क्या है, क्वाजी फेडरल है, क्वाजी फेडरल है, यानी कि अर्ध संघात्मक है। तो उनका नाम है प्रोफेसर वियर। और जो किसने कहा है कि जो भारत का जो संविधान है वो ए न्यू काइंड ऑफ एसोसिएशन है, वो न्यू काइंड ऑफ एसोसिएशन है, यानी कि नवीन प्रकार का संघ है। याद रखना है इसे। दुर्गादास बसु, दुर्गादास बसु इन्होंने कहा है नवीन प्रकार संघ है। ठीक है, नवीन प्रकार का संघ है। ठीक है, न्यू काइंड ऑफ एसोसिएशन। ओके, हाँ। अब हम देखेंगे, हमने भारत के संविधान के विषय में बात किया कि जो किसने क्या कहा है कि ये संघात्मक है या अर्ध संघात्मक है या नवीन प्रकार का संघात्मक है, ये प्रीलिम्स के लिए था। लेकिन एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन कैसे है, तो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या है। पहला मैं देखो, अगर हम कोई बात कर रहे हैं कि यार अर्ध संघात्मक है, संघात्मक है या एकात्मक है या संघात्मक नहीं है फिर कुछ और है, तो आप जानते होंगे कि उसके कुछ तो लक्षण होंगे। ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो अगर आप कोई भी बात कह रहे हैं तो उसके पीछे आपके पास में अगर तर्क हैं, आपने कोई बात कहा कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, अर्ध संघात्मक है, आपने ऐसा बोला, तो आपके पास क्या ऐसे कुछ पॉइंट हैं कि जो बताते हो कि अर्ध संघात्मक जो लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं, और भारत की जो संविधान है जो या भारत की जो शासन प्रणाली है उसके अंदर वो सारे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, कम से कम 75% तो एग्जिस्ट करते ही हैं। आप समझ गए इस बात को। जो ये अर्ध संघात्मक के लक्षण हैं ऐसे कौन कौन से हैं, अगर आप ये नहीं बताते तो हम मानेंगे नहीं। तो हम पहले देखेंगे कि जब हम कहते हैं कि भारत का जो कि मैंने आपको लिखाया, अब दुर्गादास बसु क्या कहते हैं या वियर साहब क्या कहते हैं मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मैंने जो आपको लिखाया है, मैंने क्या लिखाया आपको, इसे देखो, मैंने लिखाया एकात्मक लक्षणों के साथ साथ, यानी कि एकात्मक लक्षण भी हैं, संघात्मक शासन। तो मैंने आपको दो बात लिखाया कि एकात्मक लक्षण भी है और संघात्मक शासन है। तो मैं अपनी बात प्रूव करूंगा कि भाई संघात्मक लक्षण क्या है और फिर एकात्मक लक्षण क्या है। अगर मैं आपको ये दोनों बात बता देता हूं और भारत की जो शासन प्रणाली है उसके अंदर अगर ये दोनों हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि हाँ, भारत का जो शासन प्रणाली है वो या भारत का जो संविधान है वो एकात्मक लक्षण भी है उसके साथ और संघात्मक भी। तो पहले आप देखेंगे इसमें, पहले हम लिखेंगे एकात्मक लक्षण क्या है। पहले हम क्या लिखेंगे, एकात्मक लक्षण क्या है, लिखना आप एकात्मक, ए बी करके लिख लेंगे। पहले ए में लिखेंगे एकात्मक, एकात्मक व्यवस्था के लक्षण।
अगर हम देखते हैं कि क्या लक्षण होते हैं और फिर भारत की शासन प्रणाली में वो देखेंगे, अगर मेल खाते हैं तो सही है और नहीं तो फिर हम कह देंगे कि भाई ये गलत बात है। ठीक है, देखते हैं इसमें पहला देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है? इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता आप समझ गए, यानी कि अगर एकात्मक व्यवस्था है तो उसका पहला लक्षण क्या होगा? वहां पर इकहरी नागरिकता है। मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता है, हाँ है भाई, पहली बात तो मिल गई कि हाँ इकहरी नागरिकता है। दूसरा देखना आप, संविधान संविधान संशोधन की शक्ति संघ में, तो संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो संघ में है, यानी कि संघ में निहित है संविधान संशोधन की शक्ति। दूसरा लक्षण, ये बात है क्या? नहीं है, है। आपने पढ़ा होगा कि जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो कहां पर है? सिर्फ संघ के पास है। ठीक है, राज्यों के पास ये शक्ति नहीं है। तो दो तो मिल गए हमें, तीसरा भी देखते हैं हम। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा क्या लक्षण है? तीसरा लक्षण क्या है एकात्मक व्यवस्था का? संघ और राज्य का एक ही संविधान। तीसरा लक्षण क्या है? संघ और राज्य का एक ही संविधान। ये बात सही है क्या? वास्तव में भारत में संघ और राज्यों का एक ही संविधान है या नहीं है? है, तो ये बात ही मिल जाती है। चौथा लक्षण क्या है? एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था, आप जानते हैं कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलती है। कैसी है? ऊपर से नीचे की ओर चलती है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, बीच में हाई कोर्ट्स हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे उसी तरीका से जिला न्यायालय है, और नीचे भी इसी तरीका से जाते रहेंगे। तो आप जानते हैं कि हायरार्की है। तो एकीकृत न्याय व्यवस्था भी भारत के अंदर है, यानी कि ये गुणधर्म भी यहाँ पे मिलता है, यानी कि चौथी बात है वो भी शामिल है। साथ ही आप देखेंगे, अब पांचवा पॉइंट देखेंगे आप। तो पांचवा क्या है? संसद राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ। पांचवा क्या विशेषता है? संसद राज्यों की परिवर्तन समर्थ। आप जानते हैं कि संसद राज्यों की जो सीमा है उनमें बदलाव कर सकता है, नाम में बदलाव कर सकता है, एक राज्य के दो राज्य बना सकता है। ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? संसद के पास हैं। तो ये भी लक्षण है। छठवां देखते हैं आप, संकट काल में एकात्मक। यानी कि इमरजेंसी के समय में क्या होती है? एकात्मक होती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब भारत में संकट काल की स्थिति होती है तब भारत के जो संविधान है वो एकात्मक हो जाता है। सातवां आप देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि राज्यपालों की जो नियुक्ति है आप समझ गए। यानी कि ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भारत के अंदर है या नहीं है? अगर ये सारे गुणधर्म भारत के अंदर हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो एकात्मक लक्षणों के साथ है? क्योंकि भारत के संविधान में आपने जो भी मैंने ये लक्षण लिखाए हैं आपको, 7 लक्षण मैंने आपको लिखाए हैं,
ये सारे के सारे भारत के संविधान में है या नहीं है? हैं। तो ये भारत की शासन प्रणाली में है, तो इसका मतलब है भारत का जो संविधान है, भारत की जो शासन प्रणाली है वो संघात्मक के साथ साथ एकात्मक है, एकात्मक प्रकार की है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि संघात्मक भी है। तो हम ये देखते हैं कि क्या वास्तव में भारत के संविधान में जो संघात्मक के अभिलक्षण भी हैं, और हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो अगर ये दोनों हम देख लेते हैं तो हम कह पाएंगे कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक के साथ साथ एकात्मक और एकात्मक के साथ साथ संघात्मक है। देखें, बी पॉइंट लिखेंगे और लिखेंगे संघात्मक व्यवस्था के लक्षण। पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे संघात्मक व्यवस्था के लक्षण। पहला पॉइंट क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। क्या वास्तव में भारत में संविधान की सर्वोच्चता है? हाँ है। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि संघात्मक है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे शक्तियों का विभाजन। क्या वास्तव में भारत में संविधान में शक्तियों का विभाजन है? हाँ है, इसलिए भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है। तीसरा देखेंगे लिखित और कठोर संविधान। क्या भारत का संविधान लिखित है? लिखित है, हाँ है। कठोर है, हाँ है। कठोर संविधान क्या होता है मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां आपने देखा होगा, तो आप उसे देख करके समझ जाएंगे। ठीक है, लिखित और कठोर संविधान है। चौथा देखेंगे क्या स्वतंत्र न्याय उच्च न्यायालय है? यस है। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय है। यस है। तो इसका मतलब है कि अगर स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय है तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? संघात्मक लक्षण है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने ये देखा आज कि भारत का जो संविधान है वो एकात्मक के साथ साथ संघात्मक है। ठीक है, इसका हमने आज, और दूसरा हमने देखा था कि भारत का जो संविधान है वो व्यापक क्यों है। 2 पॉइंट हमने इसमें डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले ये देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि संसदीय संप्रभुता क्या है और ये किस देश में मिलती है या किस देश की जो संसद में ये पाई जाती है। और उसके बाद हम आगे बढ़कर के देखेंगे शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, और उसके बाद में चेक एंड बैलेंस हम देखेंगे, और उसके बाद में हम चैलेंजेस ऑफ द जुडिशियल ओवररीच, ठीक है, ये देखेंगे, और भारतीय संविधान की आलोचना भी हम देखेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि यहां तक हमने देख लिए हैं, ये 4 पॉइंट हमने देख लिए हैं, और इनके बाद वाले जो भी हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। कठोर और लचीला संविधान, संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, मौलिक अधिकार, ये सारा मैं आगे कराने वाला हूं। संसदीय शासन प्रणाली, ये मैं आगे कराने वाला हूं। तो वो पूरे के पूरे चैप्टर्स आएंगे तो वो हम वहीं पे कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये समाप्त होता है, और कल हम संसदीय सर्वोच्चता देखेंगे और कहां की संसदीय प्रणाली में ये पाई जाती है। कल का लेक्चर के बाद में हम फिर पॉलिटी पर चले जाएंगे, और वहां हम शुरू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से, और उसके बाद में हम पूरा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि ये सारे लेक्चर्स आप दूसरे विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। इस लेक्चर्स को एक बार में पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, इतना आप करते हैं तो वाकई मैं आपके लिए लेक्चर लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, तक ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।